दोस्तों, तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे आसान, दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। कोई एक बॉडी अगर फोर्स के चलते इक्विलिब्रियम में है तो हम ये बोलेंगे जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी बॉडी के ऊपर दो या दो से ज्यादा मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहा है, बट उसका जो नेट वेक्टर सम होगा दैट नेट वेक्टर सम मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और कोई बॉडी अगर हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो एक्स कंपोनेंट के अलोंग भी हमारा नेट फोर्स 0 होगा, वाई कंपोनेंट के अलोंग भी नेट फोर्स 0 होगा, और जेड कंपोनेंट के अलोंग भी हमारा डेफिनेटली नेट फोर्स जो है वो हमारा 0 होने वाली है। यानी समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एफ जेड, इन तीनों चीज का वैल्यू भी डेफिनेटली हमारी 0 ही होने वाली है। सबसे पहले ये वाले बात को हम यहां पर समझते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, मान लो अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m, तो उसके ऊपर तो केवल दो ही फोर्स काम कर रहा है, एक है हमारा n और दूसरा है mg। बॉडी अगर हमारा इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन को एनालाइज करते हुए हम सिंपली लिख सकते हैं द नेट वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी n मस्ट बी इक्वल्स टू mg। सिमिलरली मान लो अगर हमारा धागे के सहारे एक मास लटका हुआ है ऑफ मास m, तो उसके ऊपर दो ही फोर्स है, एक है फील्ड फोर्स डाउनवर्ड mg और दूसरा उसका कांटेक्ट फोर्स दैट इज द टेंशन T, राइट। तो ये वाला बॉडी का इक्विलिब्रियम के लिए T जो है वो हमारा mg होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है आगे हमारे क्वेश्चंस में काफी सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो उसका जो मेन सॉल्विंग का तरीका होगा जो मुझे पसंद है दैट इज बेसिकली कंपोनेंट पे तोड़ो, एक्स कंपोनेंट के अलोंग नेट फोर्स को 0 बनाओ और वाई कंपोनेंट के अलोंग नेट फोर्स को 0 बनाओ, और अगर 3D है तो जेड कंपोनेंट के अलोंग नेट फोर्स को 0 बनाओ, ठीक है। ये एक तरीका है। हाँ, इसके अलावा एक और थ्योरम है दैट इज कॉल्ड द लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम केवल तब एप्लीकेबल होगा अगर बॉडी के ऊपर 3 कोप्लानर फोर्स हमारा काम कर रहा है, यानी 3 फोर्स काम कर रहा है, वो तीनों फोर्स कोप्लानर है और बॉडी जो है वो हमारा यहां पर आपस में इक्विलिब्रियम में है। यानी यहां पर है मान लो 3 F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। F1 और F2 के बीच में एंगल है अल्फा, F2 और F3 के बीच में एंगल है बीटा, और F3 और F1 के बीच में जो एंगल है दैट इज गामा। ऑब्वियसली बात है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है एज अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली बात है मैं ये तो लिख सकता हूं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। और 3 चीजों का अगर वेक्टर सम 0 है तो हम लोगों ने वेक्टर में देखे थे, तो सिंपल सी बात है these 3 must form a closed triangle। ये तीनों जो है इसको अगर हम ऑर्डर पे लिखेंगे तो डेफिनेटली हमारा ये एक ट्रायंगल बनाना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल अगर नहीं बनेगा तो इन दैट केस हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं होगा 3 वेक्टर का, तो इनका रिजल्टेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हमारा बच जाने वाला है। सो नाउ लेट्स ट्राई प्लॉटिंग देम। यहां पर टेल टू टेल ज्वाइन है, उसके बदले ज्वाइन देम हेड टू हेड। सो दिस इज द F1 वेक्टर। नाउ इफ आई सी द F3 वेक्टर, तो F3 वेक्टर जो होगा वो हमारा इस तरीके से है। And now if I see the F2 vector, ये हमारा इस तरीके से है और ये डेफिनेटली हमारा क्लोज ट्रायंगल जो है
वो हमारी बनाना चाहिए। ना F1 और F3 के बीच में एंगल जो है वो है हमारा गामा, यानी दिस एंगल इज गामा। F3 और F2 के बीच में जो एंगल है दैट इज बीटा, यानी हमारा ये एंगल जो होगा वो हमारा बीटा होगा। और F1 और F2 के बीच में एंगल जो है वो है हमारा अल्फा, यानी ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल हमारा अल्फा है। राइट, नाउ ऑब्वियस सी बात है ये अगर अल्फा है तो दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा। ये वाला जो एंगल आएगा दैट विल बी 180 माइनस बीटा, और ये जो एंगल आएगा दैट विल बी 180 माइनस गामा। नाउ ये वाले साइड का जो लेंथ है दैट इज F2, इसका जो लेंथ है वो है F1, और इसका जो लेंथ है वो है हमारा F3। तो ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं जो F1 अपॉन इसका ऑपोजिट दैट इज साइन ऑफ 180 माइनस बीटा। अच्छा, कौन सा वाला एंगल आ रहा है देखो, जिसके साथ F1 का कोई संबंध ही नहीं है, F1 का ऑपोजिट पे बीटा बैठा हुआ है, वो वाला एंगल हमारा आने वाला है। दैट विल बी इक्वल्स टू F2 बाई, F2 के ऑपोजिट कौन है 180 माइनस गामा, साइन ऑफ 180 माइनस गामा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू F3। F3 के ऑपोजिट आएगा साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। और लैमिस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा T1 बाई साइन F1 बाई साइन बीटा, F2 बाई साइन गामा, दैट इज F3 बाई साइन अल्फा। दिस इज कॉल्ड द लैमिस थ्योरम। बट ये वाली चीज का मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो केवल और केवल 3 फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी तब जब हमारा यहां पर जो फोर्सेस है वो तीनों के तीनों कोप्लानर है, अदरवाइज वो हमारा एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस। वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक, एंड धीरे धीरे जो है हम उसका लेवल जो है वो हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन लेट्स सी। यहां पर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन के यहां पर धागे के सहारे एक ब्लॉक को मैं बांध रखा हूं। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये हमारा है थीटा, इसका मास है m। यहां पर जो हमारा सरफेस है दैट सरफेस इज स्मूथ। अभी हम लोग कहीं पर भी रफ सरफेस के बारे में बात ही नहीं करेंगे, द सरफेस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली स्मूथ। तो सवाल ये है कैलकुलेट टेंशन एंड नॉर्मल। धागे में टेंशन कितना है और सरफेस कितना नॉर्मल जो है वो हमारा अप्लाई कर रहा है। नाउ सबसे पहले लेट्स मार्क द फोर्सेस। यहां पर है टेंशन T, यहां पर है नॉर्मल N, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हमारा लगेगा mg। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो मैं हॉराइजेंटल और वर्टिकल में कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं, बट वहां पर मुझे साफ साफ 2 फोर्सेस को कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। रेदर देन दैट आई हैव अनदर ऑप्शन। क्यों ना हम एक काम करें, mg को हम 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेते हैं,
एक ऐसा और एक ऐसा, ये वाला एंगल है थीटा, तो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा. दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा. तो सिंपली मैं इस कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हुए मैं ये वाले, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कभी भी एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालता है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं n जो है वो आएगा मेरा mg cos थीटा, और ये वाले डायरेक्शन के अलाउंग फोर्स को बैलेंस करते हुए हम सिंपली लिख सकते हैं जो T विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा. राइट, काफी आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है. तो अगला और एक आसान क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लेट्स सी, यहां पर क्या है, ध्यान देना. यहां पर ये बोला गया है जो हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा सरफेस है वो हमारा कुछ इंक्लाइन पे है, लाइक दिस. दिस इज समथिंग लाइक दिस. और ये वाला जो इंक्लाइन पे एंगल बन रहा है, दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू बी टेकन एज थीटा. नाउ यहां पर जो है हमारे पास एक स्फीयर रखी हुई है, लाइक दिस. ठीक है, स्फीयर लग नहीं रहा है पर है. इसका मास जो है वो हमारा m है. अगर ये स्फीयर हमारा इक्विलिब्रियम में है, कैलकुलेट नॉर्मल्स इन टू सरफेसेस. दोनों सरफेस पे हमारा जो नॉर्मल लगने वाला है वो नॉर्मल हमारे कितने होंगे, वो चीज हमें निकालनी है. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर एक फोर्स लग रहा है N1. ये वाले दीवार के रिस्पेक्ट में इसको ये दूर फेंकने का ट्राई करेगा, तो यहां पर होगा डेफिनेटली N1. ये वाले सरफेस में इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला है, तो दिस फोर्स विल बी डेफिनेटली N2. और इसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन पे जो लगेगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू mg. So we can either apply Lami's theorem or we can simply resolve into components. Now please understand, यहां पर जो है, यहां पर हमारा horizontal और vertical लेने में चतुराई है. The reason being, बहुत सिंपल सी बात, यहां पर हमारा जो है दो फोर्स जो है horizontal vertical में है और एक हमारा टेढ़ा है, तो केवल N1 को ही कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो बेटर जो, सॉरी N1 बोल रहा हूं, N2 को. सो बेटर है यहां पर हम N2 को कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ले. सो N2 को अगर हम कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस. दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. सो इफ आई बैलेंस द वर्टिकल, so what I get is N1 cos theta, that must be equals to mg. तो N1 का जो वैल्यू आएगी that will be mg sec theta. We can clearly see. ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा हॉराइजेंटल वाला बैलेंस है उस पे अगर मैं वापस गड़बड़ लिख रहा हूं, सॉरी, वहां पे N1 N2 पास लिखा होने पे मैं गड़बड़ कर रहा हूं, सॉरी दोस्तों. N2 cos थीटा इक्वल्स टू mg, तो N2 आ जाएगा mg sec थीटा. एंड दूसरा जो मैं लिख सकता हूं, जो N1 विल बी इक्वल्स टू N2 sin थीटा, तो N1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू mg इंटू tan थीटा. ठीक है, तो इस तरीके से हम N1 और N2 का वैल्यू जो है वो हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं. राइट, अच्छा, या फिर लैमिस थ्योरम, क्योंकि तीन फोर्स है तो डेफिनेटली लैमिस थ्योरम जो है वो हम लगा सकते हैं. ठीक है, नाउ तीनों फोर्सेस को अगर हम लोग ये स्फीयर को एक पॉइंट की तरह अगर हम ट्रीट करें,
तो ये वाले पॉइंट से जो फोर्सेस लग रहा है, एक तो हमारा N1 ऐसे लग रहा है, दूसरा हमारा mg इस तरीके से लग रहा है, और तीसरा जो है वो हमारा इस तरीके से लग रहा है। दिस इज N2। और N2 अगर हम ध्यान दें तो वर्टिकल के साथ हमारा जो एंगल बनाता है दैट इज थीटा। सुनाओ, ये वाला एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री and this angle is clearly 90 degree plus theta, and this angle is clearly 180 degree minus theta, क्योंकि तीनों को मिला के तो 160 होना चाहिए। सो अगर हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, ट्रायंगल बना के मैं दिखा देता हूं एक बार। यहां पर हमारा N1, ऐसे मैं ट्रायंगल बार बार नहीं बनाऊंगा, यहां पर हमारा mg और यहां पर हमारा N2, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज थीटा, राइट। सो यहां पर मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो mg के साथ किसका रिलेशन नहीं है? 90 प्लस थीटा का, तो mg साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल्स टू N1 बाई साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू N2 बाई साइन 90। ये डायरेक्ट रिलेशन जो है वो मैं लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी mg बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू N1 बाई साइन थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू N2। तो मेरे पास सारे के सारे वैल्यूज अचानक तुरंत आ गया है। N2 मेरे पास सिंपली आ गया है mg सेक थीटा, और N1 मेरे पास यहां से आ गया है mg tan थीटा। तो काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो डेफिनेटली नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें आसानी से समझ में आ चुकी है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोगों ने दोनों के दोनों को इंक्लाइन कर चुके हैं। जो दोनों इंक्लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल से बनाता है मान लो अल्फा, दूसरा अगर हमें मानाता है बीटा, तो दोनों नॉर्मल रिएक्शंस जो हमारा यहां पर लगने वाले हैं स्फीयर पे, द स्फीयर इज ऑफ मास m, तो वो मास m जो है वो हमें यहां पर निकालनी है। तो व्हाट आर द फोर्सेस? यहां से ऑब्वियस सी बात है हमारा एक नॉर्मल लगेगा N1, यहां से जो है इसके सेंटर के थ्रू दूसरा नॉर्मल लगेगा N2, और यहां से हमारा तीसरा फोर्स लगने वाला है mg, ठीक है। वी कैन क्लियरली सी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना लो, ये बीटा है तो ये बीटा है, सो दिस एंगल इज बीटा, एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर वर्टिकल से N1 जो एंगल बनाएगा दैट विल बी अल्फा। तो ये तीनों फोर्स को अगर हम बाहर ले आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर है हमारा N1, यहां पर है हमारा N2, और यहां पर जो है वहां पर है हमारा mg। यहां पर वर्टिकल अगर मैं बना लेता हूं तो ये एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल जो है वो है हमारा बीटा। So now let's resolve into components. There's another possibility also. We can directly apply the Lami's theorem. That's a possibility. That's a definite possibility, and that's a better possibility for three forces. But still, I'm resolving into components. So N1 का दो component है इस direction के along. N1 cos alpha और एक होगा हमारा N1 sin alpha. ठीक है। और दूसरा अगर हम ध्यान दें, N2 को अगर हम component पे resolve करें
So we will have n2 cos beta over here and n2 sin beta over here. तो मैं यहां पर अगर मैं इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूं तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए पहले तो मैं लिख सकता हूं जो n1 sin alpha must be equals to n2 sin beta, और दूसरा इक्वेशन में लिख सकता हूं n1 cos alpha plus n2 cos beta that is equals to mg. ये तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं. सुनाओ n1 और n2 में से किसी एक से दुश्मनी निभा लेता हूं. तो मान लो मैंने n2 से निभा लिया तो मेरे पास आ जाएगा n1 cos alpha. n2 की जगह पर लिख सकता हूं n1 sin alpha by sin beta into cos beta that is equals to mg. तो मेरे पास जो आ जाएगा ऊपर यहां पर देख लो n1 by sin beta यहां पर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा sin alpha cos beta प्लस cos alpha sin beta. That is equals to mg. And we can clearly see this is sin alpha plus beta. So what I can see is n1 sin alpha plus beta will be equals to mg sin beta. तो n1 की जो वैल्यू आ जाएगी that will be simply mg sin beta by sin of alpha plus beta. और n1 की वैल्यू आ जाने की बात n2 will be equals to n1 sin alpha by sin beta. Sin beta will get cut. So n2 will be mg sin alpha by sin of alpha plus beta. मैं मानता हूं जो यहां पर लैमिस थ्योरम लगाने पर क्वेश्चन का लेंथ काफी छोटी हो जाती है, लेकिन क्योंकि लैमिस थ्योरम का एप्लीकेशन का लिमिट काफी कम है इस कारण पे मैं बार बार बोल रहा हूं रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स दैट इज अ मच बेटर वे ऑफ सॉल्विंग. ठीक है, अब मैं लैमिस थ्योरम से एक बार कर देता हूं यहां पर. सो आई हैव बेसिकली n1 over here, n2 over here, and mg over here. ठीक है, तो अगर मैं एंगल्स के बारे में देखूं तो ये वाला एंगल जो है वो तो हमारा क्लियरली आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा. ना दोस्तों दिस इज बीटा, सो दिस इज 90 माइनस बीटा. सो ये जो पूरा एंगल बनेगा दैट विल बी 180 माइनस बीटा. So this will be 180 degree minus beta, and here we are going to get 180 degree minus alpha. So what we have is mg के ऑपोजिट कौन है? अल्फा प्लस बीटा. n1 के ऑपोजिट कौन है? 180 माइनस बीटा. और n2 के ऑपोजिट कौन है? n2 के ऑपोजिट हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस अल्फा. Now sin of 180 minus beta is nothing but a sin beta, and sin of 180 minus alpha is sin alpha. So n1 की वैल्यू सिंपली यहां से हम एक लाइन पे लिख सकते हैं mg sin beta by sin of alpha plus beta, और n2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं mg sin alpha by sin of alpha plus beta. ये मेरे पास आ जाएगी n1 और n2 की वैल्यू. राइट, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है. काफी आसान क्वेश्चन है. राइट,
तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला गया है उस पर यह है जो हमारे पास पुली के अंदर पुली है, ठीक है। देखो अगर मान लो एक कॉर्डरी पहले देख लो, यहां पर अगर मेरा कैपिटल एम है और मेरे पास यहां पर अगर स्मॉल एम है और ये वाला सिस्टम अगर हमारा इक्विलिब्रियम पे है, तो क्योंकि यहां पर हमारा टेंशन टी है और यहां पर भी हमारा टेंशन टी है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर इक्विलिब्रियम देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, जो टी हमारा कैपिटल एम जी के भी इक्वल हो और टी हमारा स्मॉल एम जी के भी इक्वल हो। तो वहां से तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो कैपिटल एम विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एम। यहां पर तो कोई तकलीफ होते हुए हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास थोड़ा सा, अब इसको मैं टीडीएस करता हूं, ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम क्वेश्चन को खत्म नहीं करेंगे। मान लो यहां पर हमारा पुली है, यहां पर है हमारा मास कैपिटल एम, यहां पर जो है यहां पर है हमारा मास स्मॉल एम और यहां पर भी हमारे पास है मास स्मॉल एम, ठीक है। तो फाइंड कैपिटल एम बाई स्मॉल एम फॉर इक्विलिब्रियम। सो लेट्स मार्क द टेंशंस फर्स्ट। यहां पर है मेरा T1, यहां पर है मेरा T1 और यहां पर है मान लो मेरा T2, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर मैं एक चीज देख सकता हूं साफ साफ, जो मेरा T1 है वो इक्विलिब्रियम के लिए mg के इक्वल होना चाहिए और जो मेरा T2 है वो मेरा कैपिटल mg के इक्वल जो है वो हमारा डेफिनेटली होना चाहिए। पर सवाल यहां पर ये उठता है जो मैं T1 और T2 में रिलेशन कैसे बनाऊंगा सर? यहां पर हमेशा ध्यान देना, ये वाला जो हमारी पुली है, ये वाली पुली पर आ जाओ, तो ये वाले पुली के बारे में अगर हम ध्यान दें, इसके क्योंकि ये वाला जो मासलेस है तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। इसके यहां पर T1 है, यहां पर T1 है और ऊपर से लग रहा है T2। सो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं इसका इक्विलिब्रियम के लिए T2 जो है वो हमारा 2T1 होना चाहिए। यानी कहीं पर भी अगर धागा हमारा दो पार्ट में टूट रहा है वाया पुली, तो टेंशंस जो है वो हमारी डेफिनेटली आधी हो जाएगी। टेंशंस जो है वो डेफिनेटली हमारी आधी हो जाएगी। तो टेंशन डेफिनेटली अगर आधी हो जाएगी तो T2 इक्वल्स टू 2T1। तो व्हाट आई कैन राइट इज कैपिटल mg मस्ट बी इक्वल्स टू स्मॉल mg। तो कैपिटल m बाय स्मॉल m that must be equals to 2। कैपिटल m बाय स्मॉल m का जो वैल्यू होनी चाहिए that must be equals to 2। तो इसी क्वेश्चन से आगे कंटिन्यूएशन पे जाते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। लेट्स सी यहां पे ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास एक पुली है और ये वाले पुली के साथ एक मास है, ठीक है। एक ब्लॉक इस तरीके से बंधा हुआ है, यहां से एक दूसरी पुली भी है और यहां पर हमारे पास एक छोटा सा मास है m। तो फाइंड कैपिटल M बाय स्मॉल m फॉर द इक्विलिब्रियम। तो जो चीज में तुम लोग को सिखाया था वही चीज पर वापस आओ। देखो दोस्तों, मान लो ये वाले धागे पे टेंशन है T, तो ये वाले धागे पर भी टेंशन होगा T।
तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली धागा है उसका टेंशन हो जाएगा 2T, और यहां पर जो होगी वो हमारी 2T होगी। राइट। अच्छा ध्यान देना, जो ये वाली जो मैं स्ट्रिंग वाली रिलेशन लिख रहा हूं टेंशंस की, अगर यहां पे इक्विलिब्रियम के बदले एक्सेलरेट भी करता तो भी ये रिलेशन वैलिड होता, क्योंकि हमारे पुली जो है वो मासलेस है। सो whatever happens, it cannot experience any external force. Whatever may be the acceleration doesn't matter. As mass m is 0, the net force acting on it must be definitely equals to 0. So दोस्तों ये वाले क्वेश्चन में यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास जो आ जाएगा that is T must be equals to mg, ये वाला ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए, एंड 3T must be equals to कैपिटल mg, तो 3mg equals to कैपिटल mg, यानी कैपिटल m will be equals to 3m। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। ठीक है, तो मल्टीपल पुलिस भी अगर हो उसको भी हैंडल करने का तरीका जो है वो हम लोगों ने देख चुके हैं। तो काफी बेसिक क्वेश्चंस थे ये सारे। अभी भी कुछ धीरे धीरे हम इंटरमीडिएट लेवल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी, अगर मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, यहां पर हमारे पास रूफ है, यहां पर रूफ में से 2 धागा इस तरीके से है, मासलेस धागा, और यहां पर एक मास m लटका हुआ है। ये धागा एंगल बनाता है अल्फा, ये धागा एंगल बनाता है बीटा। ये हमारा वर्टिकल है, यानी g हमारा इस डायरेक्शन में है। तो सवाल ये है, फाइंड टेंशंस in 3 threads। तीनों के तीनों धागे में जो हमारे टेंशंस होंगे वो हमारे कितने होंगे। अच्छा सबसे पहली बात, यहां पर ये वाले धागे में अगर मैं टेंशन को T3 लिखता हूं और ये वाले को मैं mg लिखता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है T3 का वैल्यू तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया है mg। अब ये वाले पॉइंट के एनालिसिस पे आ जाओ। तो ये वाले पॉइंट पर जो जो फोर्सेस हमारा लगने वाला है, एक तो ये वाले के कारण हमारा लगने वाला है T1, यहां पर हमें लगने वाला है T2, और यहां पर हमें लगने वाला है T3 यानी mg। तो ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट भी तो हमारा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। जॉइंट जो है वो भी तो हमारा डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए, यानी यहां पर भी हमारा फोर्स बैलेंस तो डेफिनेटली होना पड़ेगा। एंड नाउ इफ वी सी, ये हॉराइजेंटल के साथ एंगल बनाता है अल्फा, सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। सो व्हाट आई हैव इज this angle is 180 degree minus alpha plus beta. This angle I have is 90 plus alpha. This angle I have is 90 plus beta. And now we are going for the Lami's theorem. तो सिंपल सी बात है, mg by sine of this यानी mg बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, T1 बाई उसके ऑपोजिट दैट इज साइन ऑफ 90 प्लस बीटा विल बी कॉस बीटा, T2 बाई ऑपोजिट साइन ऑफ 90 दिस विल बी कॉस ऑफ अल्फा। सो T1 मेरे पास आ जाएगा mg cos बीटा बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और T2 मेरे पास आ जाएगा mg cos अल्फा बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
तो यहां से मेरे पास टेंशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। T3 का वैल्यू तो डायरेक्टली mg है, वो तो हम m का ही वर्टिकल इक्विलिब्रियम को देखते हुए साफ साफ लिख सकते थे। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक बंदा है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। प्लेटफॉर्म हमारा मासलेस है और बाकी पुलिस के सहारे, पुली जितने भी है वो हमारे मासलेस फ्रिक्शनलेस है। तो बंदे का मास है कैपिटल M और जो मास है उसका मास है स्मॉल m। तो सवाल यहां पर ये है, जो बंदा अगर वहां पर इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम जो है वो अगर हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा बंदा जिस फोर्स से इसको खींच रहा है, ठीक है, बंदा जो है वो उससे कितने से खींच रहा है वो हमें निकालना है। साथ ही साथ और एक चीज निकालना, प्लेटफॉर्म और बंदे के बीच में कितना फोर्स जो है वो हमारा लग रहा है। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, जितने से बंदा खींचेगा वही धागे का टेंशन क्रिएट होगा। तो मान लो अगर बंदा जो है वो धागे को F फोर्स से खींच रहा है, दैट F विल बी द टेंशन इन दिस रोप, यानी यहां पर जो टेंशन हो जाएगी वो F हो जाएगी लाइक दिस, ये पूरे में F रहेगा। तो यहां पर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड टू F। यहां पर जो लग रहा है, ये ध्यान देना, यहां पर आने के बाद वो दो पार्ट में टूटा है। तो दो पार्ट में अगर टूटा है तो यहां पर लगेगा F/2 और यहां पर लगेगा F/2। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ये वाला सिनेरियो जो है वो हमारा क्रिएट होगा। F हमारे टेंशन है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं ब्लॉक स्मॉल m के बारे में देखूं तो यहां पर हम उसका लग रहा है स्मॉल mg और अपवर्ड जो लग रहा है दैट इज F/2। तो F/2 जो है वो हमारा स्मॉल mg के इक्वल होनी चाहिए, यानी F की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2mg। ठीक है, राइट। अच्छा इसके अलावा और क्या है, अगर हम लोग प्लेटफॉर्म के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो यहां पर एक 2F लग रहा है और यहां पर लग रहा है एक F/2 और बंदा जो है वो हमारा डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है N, नॉर्मल रिएक्शन। बंदा जो है वो हमारा डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है N, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, प्लेटफॉर्म क्योंकि मासलेस है उसका तो हर हालात पे इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। तो हम एक चीज तो लिख सकते हैं, N मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, यानी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 5F/2, यानी N जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 5mg। N की जो वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी 5mg। अच्छा बंदे का मास कैपिटल M हमें अगर स्मॉल m के टर्म्स में निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे? ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे? लेट्स सी। अगर हम बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो बंदे के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल mg। यहां पर ऑब्वियसली बात है, जमीन पलट के एक नॉर्मल लगा रहा है N, ये N है तो ये भी N है और धागा जो है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है F से। तो ऑब्वियसली बात है इसका भी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, तो कैपिटल mg की वैल्यू जो है वो हमारी होनी चाहिए N+F। तो कैपिटल mg की जो वैल्यू आएगी that will be equals to 7mg. So capital M will be equals to 7 small m. ठीक है, this is the relation। ये तभी इक्विलिब्रियम में होगा अगर कैपिटल M जो है वो हमारा
7 स्मॉल m के इक्वल है। ओके